हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो चलिए होमोजेनिटी को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट में दो स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट है? दो। पहला पहले हम लिख देते हैं फिर समझते हैं। पहला है द फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड या subtracted the dimension of physical quantities are the same। सर क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। देख सुन, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्टेड करें तो उन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो है वो सेम रहता है। कैसे? जैसे एग्जांपल, मान लो मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी। अब मैं इनको चाहे ऐड करूं चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, दोनों कंडीशन में डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो इसको और अच्छे से समझते हैं। आप मुझे बताओ, 4 मीटर में आप 2 मीटर को ऐड कर सकते हो। आप 4 सेकंड में 2 सेकंड को ऐड कर सकते हो, लेकिन 4 मीटर में 2 सेकंड को ऐड नहीं कर सकते। क्यों भाई? 4 मीटर में 2 मीटर को ऐड कर सकते हो, 4 सेकंड में 2 सेकंड को ऐड कर सकते हो, इसमें इसको ऐड नहीं कर सकते। बस इसी कॉन्सेप्ट का बस यही मतलब है। क्या भाई? आप लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हो, टाइम में टाइम को ऐड कर सकते हो, लेकिन लेंथ में टाइम को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन सेम है। इनका भी डायमेंशन सेम है, बट इनका डायमेंशन अलग है। तो कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है कि ऐड होने वाली या सब्ट्रैक्ट होने वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनका डायमेंशन सेम होता है। यहाँ पे सेम नहीं है इसलिए कभी जुड़ती नहीं है। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अब दूसरे स्टेटमेंट को मैं आपको एक फॉर्मूले के रूप में बताता हूँ। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ each term of right hand side। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। मतलब ये, जैसे मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है। मान लेते हैं मेरे पास 4 फिजिकल क्वांटिटी है, ए बी सी एंड डी। इन चारों को लेकर के मैंने एक इक्वेशन बनाई, a प्लस माइनस बी इक्वल टू सी प्लस माइनस डी। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे यह है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ईच टर्म का डायमेंशन, राइट हैंड साइड में ईच टर्म का डायमेंशन सेम होता है। तो अगर मैं इसको उससे लिखूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा? डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू होगा
डायमेंशन ऑफ बी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ सी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ डी। बस यही है कॉन्सेप्ट। बट ये तो तुम्हें दोनों याद रखना ही है, बट मैं क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से करता ही नहीं। मैं तो करता हूँ एक देसी जुगाड़, वो जुगाड़ जो हमेशा हमारे चेहरे की स्माइल को बढ़ाए। अब वो क्या है सुनो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देसी जुगाड़। क्या है देसी जुगाड़? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको इक्वेशन दी होगी ना, जो भी, उसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन को क्या कर दो, इक्वल के साइन में चेंज कर लो। किसमें? पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को चेंज कर लो इक्वल के साइन में। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है उसको चेंज कर लो इक्वल के साइन में। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इक्वल में क्यों करना है? क्योंकि इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल है। ये यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, चेक कर लो आप। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन था, हमने इसको किस में चेंज किया? इक्वल के साइन में। क्यों? क्योंकि इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल है। यहाँ पे भी यही किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव को इक्वल के साइन में चेंज किया है। क्यों? क्योंकि इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल है। तो आप इतना सारा याद रखो, उससे बढ़िया तो एक छोटी सी लाइन याद रख लो कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को किस में चेंज कर लो? इक्वल के साइन में। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे और हमें ज़्यादा समझ आएगा। आपके सामने दो एग्जाम्पल है, पहला ये और दूसरा ये। पहले में बोला है व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी इन गिवन इक्वेशन, और सेकंड में बोला है ए और बी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है इस दी गई इक्वेशन के अंदर। बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है। हमारे लिए प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को चेंज करना है इक्वल के साइन में। तो जहाँ जहाँ तुमको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दिखे उनको इक्वल के साइन में बदल दो। मुझे दिखा यहाँ पे तो मैंने इसको पकड़ा, इसको पकड़ करके लिख दिया P इक्वल टू A/V²। यहाँ पे याद रखना ये जो P है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है। P प्रेशर हमारा हमसफ़र नहीं है। मैंने इसको पूछा तेरे अंदर कौन है, ये बोला मेरे अंदर फोर्स है और एरिया है। अरे चेहरे पे हल्की सी स्माइल ले आओ, क्योंकि आज हमारे हमसफ़र हमारे साथ आ चुके हैं। तो क्या होगा इसका? m1 L1T-2 A L2, ये कट कटा करके हो जाएगा m1 L-1T-2। ये P का डायमेंशन आ गया, A का चाहिए, V वॉल्यूम कितना L3, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा m1 L-1T-2 इक्वल टू A/L6। अब इसको इस तरफ भेज दो तो हो जाएगा A इक्वल टू m1 L5T⁻²। ये आ गया A का डायमेंशन। एकदम सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है। इसको पकड़ो, पकड़ करके जहाँ तुम्हें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दिखे उनको इक्वल के साइन में चेंज कर लो। तो मैंने V इक्वल टू लिख दिया B। इसका मतलब यह है कि इसका डायमेंशन इस पूरे के इक्वल है, इसका डायमेंशन इस पूरे के इक्वल है। V क्या है? वॉल्यूम। बस काम ख़त्म तुम्हारा, यह आ गया B का डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B इन P इक्वल टू A-T²/BX। अरे कुछ नहीं है भाई, देखो क्या बोला मैंने, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो वहाँ उसको क्या कर दो? इक्वल के साइन में। मुझे दिखा है यहाँ पर, मैंने इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, पकड़ करके इसके यहाँ पे लिखा मैंने A इक्वल टू T²। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये है
कि ए का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के इक्वल होगा ना, ये T2 हो गया, यानी ए का डायमेंशन आ गया। अब हमें चाहिए बी का डायमेंशन। अब थोड़ा यहाँ सुनो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने क्या बताया था कि ऐड होने वाली या सब्ट्रैक्ट होने वाली फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है। तो हम किसी भी एक को लेकर चलते हैं, किसी भी एक को लेकर चलते हैं, P इक्वल टू, मैं ए को लेकर चलता हूँ अपॉन बी एक्स, क्योंकि हमें डायमेंशन देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं करना, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ डायमेंशन चेक करना है। इसलिए हम पूरे की जगह ए मानो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है डायमेंशन क्या है, सेम। P प्रेशर जस्ट निकाला है, क्या है, M1 L-1 T-2, A B हमें निकालना है, X क्या है, L1, इसने इसको मारा तो ये L1 बच गया, B चाहिए, इसको इस तरह भेज दा, B इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास M की पावर -1, L जाएगा ऊपर, L ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक है और एक ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा T2, ये आ गया B का डायमेंशन। मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल आएंगे, कुछ नहीं करना है, जहाँ भी तुम्हें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दिखे उसको इक्वल के साइन में बदल दो, बस यही तो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलो एक बहुत बढ़िया अच्छा वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छे लेवल का। अब देखो आपके सामने तीसरा एग्जांपल, इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि a की पावर जो n है उस n की वैल्यू क्या है। बस वही कंसेप्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को किस में चेंज कर लो, इक्वल के साइन में। चलो तो मैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कहाँ दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ पकड़ के x अपॉन a इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू a, यानी जो a का डायमेंशन है वो x के डायमेंशन के बराबर है। तो a का डायमेंशन क्या होगा, a का डायमेंशन होगा L1। भाई हमारे पास a का डायमेंशन आ गया। अब हमें n की वैल्यू चाहिए। मुझे पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साइन थीटा जो है वो डायमेंशन लेस है। जब डायमेंशन लेस है तो क्या करो, इस पूरे पे मार लो चौकड़ी। अब ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, जो काम का था वो निकाल दिया, अब हमारे लिए कुछ काम का नहीं, सिर्फ ये है भाई हम डायमेंशन सीख रहे हैं ना, तो डायमेंशन में ना तो प्योर कांस्टेंट, ना प्योर का काम है, ना कांस्टेंट का काम है, और ना ही डायमेंशन लेस चीज़ों का काम है। हमें तो किसका काम है, इन चीज़ों का। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव साइन है, किस में चेंज करना है, इक्वल के साइन में। करो ज़रा, 2ax इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 2 है तो प्योर नंबर तो लेना नहीं है हमें, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है। x ने x को मारा तो a इक्वल टू क्या आ गया, x, यानी यहाँ से वही चीज़ निकल के आई है, a इक्वल टू l। अब इन दोनों में से किसी एक को ले लो, या तो एक्स स्क्वायर को ले लो या फिर ax को ले लो, ताकि हम n की वैल्यू निकाल पाए। तो dx अपॉन मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, a की पावर n, ऊपर x है नीचे x है। अब डायमेंशन लिखो इनका, x का डायमेंशन क्या होता है, L1, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन l की पावर 2 और इसका रूट a की पावर n। इसका रूट होगा तो क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L1, इसने इसको काटा, कितनी आई वैल्यू 1 बराबर a की पावर n। a की पावर n की वैल्यू क्या हो जिससे वैल्यू 1 आए। अब जैसे मान लो, अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मैं मान लेता हूँ, स्टार्टिंग में मानता हूँ a की वैल्यू, मान लेता हूँ मैं a की वैल्यू मेरे पास 5 है। अब मैं 5 के ऊपर क्या पावर लगाऊं जिससे जिससे वैल्यू क्या है, 1 आए। अगर मैं इस पर पावर 1 लगाऊं तो वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। 2 लगाऊं तो 25 आएगी। अगर मैं माइनस में लगाऊं तो क्या होगा, ये 1/5 होगा, तो भी वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी।
हमें तो क्या चाहिए, एक, यानी एक से कम आएगी, हमें तो एक चाहिए। अगर मैं इस वैल्यू पर पावर 0 लगा दूं तो ये वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सॉरी 0 होनी चाहिए ना, 0। तो बस सिंपल है, हमें बस इस कंसेप्ट को लगाना सीखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला है प्योर नंबर हैव नो डायमेंशन। प्योर नंबर हैव नो डायमेंशन। प्योर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, जो प्योर नंबर्स होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, बस यही पॉइंट है। प्योर नंबर मतलब जैसे 2 है, 3 है, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, या फिर 3/2 हो गया, एक्सट्रैक्टर। दूसरा क्या है, कभी कभी तुमको डिफरेंशियल या इंटीग्रल इक्वेशन दी होती है। अब डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन इक्वेशन देख करके तुम्हें पूछता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है या फिर इसका डायमेंशन क्या है। तो मैं इसको आपको एक सिंपल और एकदम देसी तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे आपको दे रखा है dx/dt, या फिर दे रखा है आपको dv/dt, या आपको दे रखा है m x/dt², या दे रखा है v dt, या दे रखा है a dt। वैसे तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे उसका हम डायमेंशन लिख लेंगे। लेकिन मैं इससे भी सिंपल तरीका बता दूँ। हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था, चेंज का डायमेंशन में कोई लेना देना नहीं है, हमें चेंज लेना ही नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ी देर के लिए चेंज को भूल जाओ। डी मतलब क्या है, चेंज। इस चेंज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक्स का डायमेंशन कितना, L1 हमारा हम सफ़र है, टी भी हमारा हम सफ़र है, L1 t-1 ये क्या है, ये है वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, d, इसको छोड़ दो, चेंज हमें लेना नहीं है। v का डायमेंशन कितना, L1 t-1, इस t का डायमेंशन कितना, t1, कितना हो जाएगा, L1 t-2। अरे 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 ये तो एक्सेलरेशन है। कौन है, अपना हमसफ़र है। इसको देखो, चेंज हमें लेना नहीं है, चेंज को तुम छोड़ दो। m का डायमेंशन m1, x का डायमेंशन L1, t² का डायमेंशन t2। बस खेल ख़त्म। m1 L1 t⁻², ये क्या है, ये फोर्स है। मतलब आप डायमेंशनल एनालिसिस से ये भी पता लगा सकते हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या इंटीग्रल इक्वेशन है ये एक्चुअल में किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, आप आराम से बता सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, चेंज हमें लेना नहीं है तो इसको छोड़ दो। v का डायमेंशन कितना, v का डायमेंशन कितना, L1 t-1, t का कितना, t1, तो ये क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। और ये L1 क्या है, किसका है, लेंथ का है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, देखो चेंज हमें लेना नहीं है,
जोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए। ए का कितना होता है L1t-2, टी का कितना होता है T1, T1 ने इसको मारा तो ये बन गया L1t⁻⁻1 और ये क्या है, वेलोसिटी है। इसको ऐसे सॉल्व करना। अब जैसे मान लो तुमको ऐसे याद है कि dx/dt जो है तो वेलोसिटी होता है, dv/dt एक्सेलेरेशन होता है, md2x/dx जो है वो फोर्स होता है, vdt जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है और adt जो है वो वेलोसिटी होता है। लेकिन कभी कभी आपको एक ऐसी इक्वेशन भी दे देता है जिसमें आपको पता ही नहीं लगता कि एक कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस केस में ये तरीका बहुत बेस्ट है। कैसे? जैसे मान लो तुमको एक इक्वेशन दी, ये y और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो हम बस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका बताया मैंने, चेंज को हमें लेना नहीं है भैया, चेंज को हमें लेना नहीं है। जब इनको लेना ही नहीं है तो इनको छोड़ दो। y का कितना L1, इसका कितना L3, इसने इसको मारा, कितना हो जाएगा 1/L2। अरे ये L2 तो देखा देखा लगता है, क्यों? क्योंकि ये मेरे दिल में है, मेरा हमसफ़र है। L2 क्या? एरिया, यानी ये जो पूरी इक्वेशन है ना 1/एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is always written in form of fundamental फिजिकल क्वांटिटी। ये तो हम जानते ही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में तो लिखते हैं भाई। जैसे तुमको फोर्स का डायमेंशन लिखना है, तुम फोर्स का डायमेंशन क्या लिखते हैं m1 L1 t-2। तो ये mlt क्या है? ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है के फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे हुआ? ये तो हम जानते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि कभी कभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें mlt को फंडामेंटल ना मान करके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को क्या मान लिया जाता है? फंडामेंटल। अब उस पर हम दो क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। इसको नोट कर लो, फिर हम एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए ये एग्जांपल है आपके सामने, इसमें लिखा है इफ़ एनर्जी E, वेलोसिटी V, टाइम T इज़ टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या बोला है? इज़ टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, देन डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? mlt। क्वेश्चन में क्या बोला है? एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें तो मुझे टेंशन का डायमेंशन बताओ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने जाओगे ना तो आगे वाले एग्जामिनर को पता है कि तुम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब एक एक ऑप्शन को चेक करके सॉल्व करोगे। उसको पता है एग्जामिनर को कि तुम हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसलिए वो तुमसे भी होशियार है, वो तुम्हें पहला ऑप्शन आंसर देगा ही नहीं।
तो भैया हम उनसे भी होशियार हैं, हम पहला ऑप्शन कभी चेक करेंगे ही नहीं, हम हमेशा चेक करेंगे सेकंड ऑप्शन से, फिर थर्ड ऑप्शन, फिर फोर्थ ऑप्शन, ऐसे चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमें पहले चेक नहीं करना है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे बेस्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब मुझे क्या करना है, एक एक ऑप्शन को उठाना है। जैसे मैंने पहले सेकंड वाला ऑप्शन उठाया। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जिससे तुम क्वेश्चन को स्पीड में कर सको विदिन 20 to 30 सेकेंड के अंदर। ये दे रखा है। अभी हमें क्या करना है, एनर्जी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन, जो डायमेंशन है वो इसमें रखना है। फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल डायमेंशन आएगा, अगर वो फाइनल डायमेंशन टेंशन के डायमेंशन के अगर इक्वल है, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैसे? एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी वर्क, हमारा हमसफ़र। जब हमसफ़र हो साथ तो किस चीज़ का है डर? जब हमसफ़र हो साथ तो किस बात का है डर? हाँ ये सही है। एनर्जी ई का डायमेंशन क्या होगा? m1 l2 t-2। वेलोसिटी का डायमेंशन l1 t-1 और t का डायमेंशन क्या होता है? t1। टेंशन जो t है उसका डायमेंशन क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है यूनिट लेंथ पर फोर्स, F/N। तो F का डायमेंशन तुमको पता है, m1 l1 t-2। नीचे आ जाएगा L1, इस L1 ने इस L1 को मारा तो बच गया m1 t2-2। मतलब हम यहाँ से अब एक एक ऑप्शन उठाने वाले हैं। मैं पहले सेकंड ऑप्शन उठाऊंगा, उठा दिया। अब इसमें EVT ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखूँगा। रखने के बाद इसका जो फाइनल डायमेंशन होगा वो अगर इस डायमेंशन जो मैं निकालना है टेंशन वाला कि अगर इक्वल आ गया तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो चेक कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ। m1 l2 t-2 v की जगह रखो, l1 t-1 की पावर -2, t की जगह रखो t1 की पावर -2। अब करो सॉल्व आगे इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m1 l2 t-2 ये हो जाएगा l -2 + 2 -2। भाई इस पावर का इस पावर से गुणा किया ना मैंने, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, सबको पता है। l2 2 - 2 t -2 + 2 -2। इस 2 ने इस 2 को मारा, ये ख़त्म, तो हमारे पास आ गया m1 t-2। क्या ये टेंशन के डायमेंशन से मैच खाता है? यस, टेंशन के डायमेंशन से मैच खाता है। मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अगर हम पहले ऑप्शन को लेकर चेक करते तो उससे आंसर नहीं आता, फिर हम वापस सेकंड ऑप्शन लेते, तो उस एग्जामिनर को पता है कि तुम इस क्वेश्चन को डायमेंशनल एनालिसिस से करने वाले हो। जब तुम इस क्वेश्चन को डायमेंशनल एनालिसिस से करने वाले हो तो तुम्हें पहला ऑप्शन आंसर देगा ही नहीं, तुम्हें पहला ऑप्शन आंसर देगा ही नहीं। तो हम भी उनसे होशियार है, हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे स्टार्ट करेंगे चेक करना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। इफ़ Planck constant h velocity of light in vacuum C
and Newton's constant of gravity are taken as G, capital G, as fundamental quantities, then which of the following will have the length of dimension? क्या निकालना है हमें? लेंथ का डायमेंशन चेक करना है, लेंथ का डायमेंशन निकालना है, वो भी किसकी टर्म्स में? एच, सी और जी की टर्म्स में। यानी एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन है? एम, एल, टी और आगे वो टोटल जो साथ है वो। लेकिन अब इसने क्या बोला है? एच, सी और जी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान ले तो फिर लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? बस वही तरीका, हीट एंड ट्रायल मेथड। पहला ऑप्शन पहले चेक करना नहीं है, हम दूसरे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एच, सी, जी का डायमेंशन लिख देते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन, सी तो हमारा हमसफ़र है जिसको हमने दिल में बैठाया है। एच हमारा हमसफ़र नहीं है, प्लांक कांस्टेंट, और इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, एच म्यू। ये क्या थी? फ्रीक्वेंसी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ये है हमारा हमसफ़र, ये हमारा हमसफ़र है, ये हमारा हमसफ़र नहीं है। इसको पूछा तेरे अंदर कौन है? बोला 1/t। तो इसका डायमेंशन क्या? m1 l2 t-2। डायमेंशन किसी का याद नहीं रखना, सिर्फ वो देसी जुगाड़ याद रखना है, 7 प्लस dl जुगाड़। अब वो क्या है उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? t⁻⁻1। यहाँ से कटा तो t⁻⁻1 आ जाएगी, तो h क्या आ जाएगा? h आ जाएगा m1 l2 t⁻⁻1। ये h आ गया। दूसरा निकालना है हमें g, और g के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2/r²। तो g का डायमेंशन चाहिए तो फॉर्मूला भी किसका होना चाहिए? g का, m1 m2। अब जरा इसका डायमेंशन निकालो। फोर्स मेरा हमसफ़र, r भी मेरा हमसफ़र, मास भी मेरा हमसफ़र, ये तो वही है जिनको हमने दिल में बैठाया था। आज ज़रूरत पड़ी तो मैंने इनको बुलाया और ये चले आए। m1 l1 t-2 r l2, ये हो जाएगा m2। इसने इसको मारा, ये इसकी जगह पे चला गया, -1 l3 और ये t⁻⁻2। ये हमारा डायमेंशन हो गया जी का। भाई इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, और लेंथ का डायमेंशन हमें पता है L1। अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को नहीं लेना, सेकंड ऑप्शन लेते हैं। सेकंड कौन सा है? ये वाला। क्या है? GC/h⁻3/2। हमें इसमें GCH की जो वैल्यू है ये रखनी है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर इस पूरे का डायमेंशन लेंथ के इक्वल आता है तो वो हमारा ऑप्शन सही है। चलो चेक कर लेते हैं। रखो इसमें वैल्यू। g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू है ये रही, -1 l3 t⁻⁻2। c क्या दे रखा है? c है l1 t⁻⁻1, और ये नीचे क्या आ जाएगा? h क्या दे रखा है? m1 l2 t⁻⁻1/3/2। चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा m⁻⁻1, ये हो जाएगा l⁴, ये हो जाएगा l⁻⁻3, ठीक है। ये हो जाएगा m⁻3/2, l⁻3, और ये हो जाएगा -3/2। अब मेरे को नहीं लगता कि आगे ये सॉल्व होकर के लेंथ का डायमेंशन आएगा। अब कुछ लोग होंगे जो इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे, भाई यहाँ तो तेरे को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एल का डायमेंशन आएगा ही नहीं। एल के डायमेंशन लाने के लिए तुझे क्या चाहिए? ये पूरा टी कट जाना चाहिए, एम पूरा मर जाना चाहिए, पीछे बचना चाहिए सिर्फ L1। यहाँ एम नहीं मर रहा,
टी भी नहीं मर रहा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चलो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन नहीं, सेकंड तो चेक कर लिया, थर्ड ऑप्शन चेक करना हमें। थर्ड ऑप्शन है रूट एच जी अपॉन सी की पावर 3/2, यही है, यस यही है। चलो हम इसकी वैल्यू रखते हैं। एच की वैल्यू क्या थी, ये थी m1 L2 t-1, जी की वैल्यू क्या है -1 L की पावर 3 t की पावर -2, इस पूरे पे रूट, नीचे आ जाएगा c, L की पावर कितनी 1 t की पावर -1 और इस पूरे की पावर कितनी 3/2। अब इसको सॉल्व करो, ये यहाँ से ख़त्म, ये हो जाएगा L5, ये हो जाएगा कितना t की पावर -3 पूरी पे रूट, ये हो जाएगा L की पावर 3/2, ये हो जाएगा t की पावर -3/2। अगर इस रूट को मैं हटाऊँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ L की पावर 5/2 t की पावर -3/2, या फिर आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऊपर वाले को तो रहने दो ऐसे का ऐसा, L की पावर 5 t की पावर -3, नीचे वाले में रूट ले आऊँ तो क्या आ जाएगा 3 -3 और ये आ गया रूट, तो पूरे पे रूट आ गया। इसने इसको पूरा मारा, इसने इसको मारा, क्या आएगा L2 का रूट कितना जाएगा L1। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। हाँ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट करने का तरीका एकदम सिंपल है, बट हिट एंड ट्रायल मेथड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।